हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। और आज की डिबेट में बात करेंगे यकीनन बड़े एक इम्पोर्टेंट ख़बर मेरी नज़र से गुज़री और वो क्या थी? वो ये थी कि अभी इंडिया ने जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, वैसे तो हमें लग रहा था कि शायद मामला अब थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जा रहा है और कुछ ख़बरें हमने ये भी सुनी कि कनाडा कह रहा है कि हम प्राइवेटली बात करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कंट्री टू कंट्री प्राइवेटली कैसे बात होती है। इस पे भी बात करेंगे और जो बंदे यानी उनके डिप्लोमेटिक स्टाफ को कम करने का हिंदुस्तान कह रहा है, तो ये कितना कम हो सकता है और होगा या नहीं होगा या कुछ सेटलमेंट हो जाएगी, इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो अमेरिका का विजिट किया, वहाँ पे जनरल ऑस्टिन से उनकी मुलाकात हुई है जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएस के। तो डिफेंस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखने को मिल रही है। दोनों के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यकीनन आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट है फ्रॉम इंडिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फॉर एन एब्सोल्यूट प्लेजर। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स के हवाले से 70 या 70 प्लस में लोग हैं उनके हाई कमीशन में जो न्यू दिल्ली में है, तो उसको कहा जा रहा है कि आप इसमें से लोगों को कम कर दें। 41 की खबर बीबीसी की खबर है। अब मुझे नहीं पता क्योंकि आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं और बीबीसी की खबर भी मोस्ट ऑफ द टाइम अथेंटिक खबर होती है। तो कितना स्टाफ है और इसका मतलब क्या मतलब हम ले कि इंडिया आप कह रहे कि नहीं जरा सब्र करो भी और हमने आपको दीवार से लगाना है, आपका सर हमने मट्टी में और देना है। हाँ, मतलब ये तो टू बी ऑनेस्ट खबर पढ़ के मैं भी चौंका था जब मैं अपना खाना खा रहा था लंच में, तो मैं भी हैरान हो गया कि इंडिया हैज आस्क्ड कनाडा टू डाउनसाइज इट्स डिप्लोमेट फ्रॉम 70 या 72 हैं यस। और उसको घटा के 31 पे लाने को कहा गया है। जी। और ट्रूडो साहब का स्टेटमेंट आया कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट, हम इसको नहीं बढ़ाना चाहते। हम तो इसका मतलब है कि ये जो आर्म ट्विस्टिंग हुई हुई है वो थोड़ा सा फल तो दे रहा है, बिकॉज नाउ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इज फीलिंग लिटिल हीट कि ये जो उन्होंने शुरू किया था ये इतनी आसानी से डाउज आउट होगा नहीं, तो वो यस। उसको फील कर रहे हैं। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा क्योंकि शाम तक आते आते ट्रूडो साहब का ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई हम इसको एस्केलेट करना नहीं चाहते, अब जो मैटर था उसको वहीं खत्म कीजिए, अब आगे बढ़िए। मगर ये एक अच्छा इशू इसलिए भी है मुझे, अगर जो इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लग रही है कि वंस एंड जी। फॉर ऑल ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं इनको आप सपोर्ट कर रहे हो, इसको आपको बंद करना पड़ेगा या ये डुप्लिसिटी कम करनी पड़ेगी, आपको इनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक टाइम है कि इसको ना एक इंस्टेड ऑफ स्कूट एंड शूट करके कि चलो अभी मामला दब गया बात की बाद में देखेंगे, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसको आप फाइनल सोल्यूशन की तरफ ले जाइए कि ये खालिस्तानी जो हैं वहां पे, और ये चंद हैं, मुश्किल से जी। हैंडफुल लोग हैं, इनके राइट। चक्कर में जो हमारे बेचारे सिख भाई बहन है वो भी डरे डरे रहते हैं क्योंकि आप उनके ऊपर सारा गुस्सा फूटता है बिल्कुल लोगों का। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये एक नॉनसेंस है जो इनको बंद करना पड़ेगा। ये लोगों को डराते हैं, ये लोगों को धमकाते हैं। अभी स्कॉटलैंड में हमारे एक जो दोराई स्वामी साहब हमारे जो वो थे डिप्लोमेट, उसको उन्होंने गुरुद्वारे में जाने से रोक दिया। अब बिल्कुल एग्जैक्टली। ये कौन सा आपका खालिस्तान का सपोर्ट है भाई? ये मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे ये तो ईश्वर का घर बिल्कुल होते हैं, इसमें सबका आप जाने होता से है, वो किसने सब रोका? जा सकते हैं, बिल्कुल सब सही जा कह रहे हैं। सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल फिर सही। अब अच्छा मजे की बात है कि लॉ के हिसाब से देखें तो ये एक तरीके से रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है जो एक क्रिमिनल एक्शन आता है। उसके बाद ये थ्रेटनिंग है जो कि एक क्रिमिनल एक्शन है। इतने सारे क्राइम आपके कमिट हुए हैं, फैक्ट में ऑन द फेस दिख रहा है। असॉल्ट है, बैटरी है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, उसके बाद रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। आपने कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया उनके अगेंस्ट में जिन्होंने हम्म। डिप्लोमेट को रोका, और प्लस जी आपने बिल्कुल। बिल्कुल। काउंसलर ट्रीटी जो है काउंसलर रिलेशन का उसका वायलेशन किया। सो आई थिंक इंडिया वांट्स टू कीप द पॉट बॉइलिंग। अभी उसको करना नहीं चाहता बिकॉज दे आर थिंकिंग कि भैया ये तो अब खत्म करो, खालिस्तान का निपटारा करो तुम, ये नॉनसेंस नहीं चलेगा ज्यादा दिन। अच्छा, अब आपको मतलब लगता है कि ये जस्टिन ट्रूडो जो गलती कर बैठा है, तो शायद हिंदुस्तान को लगता है कि ये मतलब दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम इसको अब कहें कि भाई अब ये खत्म नहीं करना।
अब इसको आगे तक लेके जाना है, और मैंने जिस तरीके से दीवार से लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो जाके कोई जयशंकर साहब या नरेंद्र मोदी साहब या कोई और हिंदुस्तान का जो ऑफिशियल है वो जाके जस्टिन ट्रूडो का गिरबान पकड़ लेगा, ऐसा नहीं, बट इस तरह की चीजें करके। अच्छा, इसके जवाब में आपको लगता है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स, यकीनन वो एक बड़ा हाई कमीशन, हर जगह भी बहुत बड़ा स्टाफ होता है, इंडिया का बड़ा मुल्क है और हर जगह पे इंडियन स्पाई भी जाते हैं, होते हैं हर कंट्री में, तो वहां से भी इस तरह का कोई जवाब आ सकता है, या जस्टिन ट्रूडो कहते हैं यार मैंने कुछ नहीं करना, इस चीज को बस किसी तरीके से खत्म करो? देखिए, जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था ना, तो जी इस जी। पे बड़ा ये डिस्कशन हुआ कि क्या ये टाइम सही है? क्योंकि अगर इंटरनेशनल हाँ, कम्युनिटी उस समय पैर मतलब इंडिया के अगेंस्ट में चली जाती, तो इंडिया के लिए इस बिल्कुल, एक्शन को जस्टिफाई कराना बड़ा मुश्किल हो जाता। बड़ा मुश्किल है, सही कह रहे तो हैं। खुफिया रिपोर्ट ये आई कि 10-15 दिन का एक पीरियड है, इसमें दुनिया ये जगह पे बिजी है, अभी ये हथौड़ा गर्म है, मार दो। क्योंकि अगर ये ओ, 10-15 दिन लैप्स कर गए तो फिर शायद सिचुएशन वो नहीं होगी। कुछ उस समय और इंटरनेशनल मैटर चल रहे थे जिसमें दुनिया बिजी थी, अपने दिमाग से भी वो उतर रहा है 2019 में, वो तो कंटेम्प्ररी देख के मिल जाएगा। बिल्कुल। उसी तरीके से अब ये एनालिसिस की गई है कि वेस्ट की गर्दन फंसी हुई है यूक्रेन में, वेस्ट की हाँ, गर्दन फंसी यस, हुई है राइजिंग चाइना में, वेस्ट यस, की गर्दन फंसी हुई है उनके लोकल इकोनॉमिक स्लो डाउन में और इन्फ्लेशन में। यस, यानी कि बिल्कुल। जर्मनी में तो यहाँ तक कि डिप्रेशन भी आ चुका है, इकोनॉमिक डिप्रेशन या नेगेटिव ग्रोथ हुई थी उनकी जी, जी। पिछले क्वार्टर में। तो वेस्ट इस समय अपने सबसे कमजोर फुटिंग पे है, और ऐसी जिसे कहते हैं हमारे यहाँ नक्षत्र बार बार नहीं बनते कि आप आपको यूक्रेन हुँ, में भी आपका गला दबाया हुआ है नेटो का, बिल्कुल, आपका चाइनीज राइज आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, एग्ज़ैक्टली, होम फ्रंट पे आप इकोनॉमिक डिप्रेशन को फेल कर रहे वो फील फेस कर कर रहे रहे हो। हैं। यप, तो अगर ये मामला यहां सुलझाया जाए इंस्टेड ऑफ वेस्ट के हिसाब से प्ले, क्योंकि गेम तो ट्रूडो साहब ने शुरू किया था, इंडिया अब ये कह रहा है कि ये है गर्दन अभी हाथ में आई, दोबारा आएगी नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाई ये तो गेम हुँ, है, कभी इंडिया की गर्दन उनके हाथ में आएगी, कभी उनकी गर्दन हमारे हाथ में आएगी। जब आप बिल्कुल, दो मल्ल लड़ते हैं ना, तो कौन किसकी कब आ जाए हाँ, कोई पता नहीं होता। बिल्कुल, इट्स अ गेम ऑफ स्किल्स ना। या तो अब मुझे लगता है ये जो इनका डिप्लोमेटिक, चूंकि मोदी जी थोड़ा असर्टिव हैं, तो उनका ये है ना कि नहीं, अब हम इसको एस्केलेट करेंगे, या तो तुम इन खालिस्तानियों के ऊपर एक्शन लो। गर्दन छोड़ेंगे नहीं इस वक़्त। एग्जैक्टली exactly. ये मतलब खालिस्तान वाला मैटर सॉल्व करो, ये बार बार मतलब का वही कह रहा हूँ, कंटिन्यू एग्ज़ैक्टली वही है एक मैटर, बाकी तो कोई तो ना बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया, कनाडा, या कोई और डिस्प्यूट भी नहीं है, अगर देखा जाए तो कोई इसके अलावा डिस्प्यूट भी नहीं है। तो क्या लगता है आपको इस वक़्त डॉक्टर जयशंकर साहब और मोदी जी, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर एक फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं, क्या एक्शन आपको इसके अलावा नजर आते हैं कि वो कहाँ-कहाँ दबा सकते हैं? क्योंकि यूएस में भी सुनने में आ रहा है कि एंथनी ब्लिंकन से जब बात हुई थी तो इस हवाले से जयशंकर साहब ने बात की। अब यकीनन जनरल ऑस्टिन से तो लाज़मी सी बात है, डिफेंस के हैं, तो डिफेंस की बात हुई उनसे। लेकिन फिर भी मुख्तलिफ जो डिप्लोमेट्स हैं वहाँ के, या जो मुख्तलिफ लोग हैं अमेरिका के, तो ये इश्यूज़ डिस्कस तो हुए होंगे यकीनन। ऐसा तो नहीं होता कि इसको मिस कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। डिफेंस में खासकर टेक्नोलॉजी शेयरिंग पे मैं पढ़ रहा था, उसमें देखिए एक बात फखर साहब, कि जो वेस्ट है वो ड्विंडल कर रहा है, लेकिन राइट। वेस्ट कमजोर हो सकता है, वेस्ट खत्म नहीं हो सकता। वेस्ट विल बिल्कुल रिमेन ठीक कह रहे हैं। बेशक, आप बेशक। फॉर कमिंग 150-200 साल तक अमेरिका एक हेजेमोनिक पावर नहीं रहेगा, तो लेकिन पावर तो रहेगा टू रेकन विद। ज़बरदस्त। अमेरिका ठीक, कोई कोई गायब हो जाने वाली शक्ति नहीं है, ना ही राइट। वेस्ट। ठीक है ना? हाँ, बस ये है कि वेस्ट का जो जो अभी इन्फ्लुएंस है वो कितना घटेगा। जी, वेस्ट के इन्फ्लुएंस को जो कम करने की ताकत रखता है, उसका नाम है चाइना रशिया का नेक्सस, जो बहुत तेजी से क्लोज आ चुका है। इकोनॉमिक ओह! माइट ऑफ चाइना एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ रशिया, ये एक बहुत फॉर्मिडेबल एक समझ लीजिए फोर्स है वेस्ट के जी, अगेंस्ट। और वेस्ट का जो जो वेल्थ है, वेस्ट की जो रिचनेस है, वो बहुत हद तक ट्रेड पे डिपेंड करती है, और साउथ चाइना बिल्कुल। सी और इंडियन ओशियन का यानी पैसिफिक जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें अगर फ्री ट्रेड नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि वर्ल्ड ट्रेड का 97% जो ट्रेड है फकर भाई आज भी वो सी रूट से ही होता है,
चाहे वो आपका बिल्कुल गैस ठीक है। हो, चाहे वो बिल्कुल आपका सही। कच्चा माल हो, चाहे कोई भी हो। सो पैसिफिक जो है वो वेस्ट के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि पिछले 1000 साल में इंडिया और ये जो चाहे एशिया माइनर और साउथ एशिया और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जी, लोग ट्रेड करने के लिए आते रहे हैं। इट हैज बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब नाउ इन एडिशन टू रॉ मटेरियल, इट इज ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बिल्कुल। जी, तो वेस्ट की इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी तक फंक्शनल होगी जब तक उनके प्रोड्यूस्ड गुड्स का मार्केट बना रहे और जब हुँ, तक उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल मिलता रहे। आपका हुँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ठप कर जाएगा यदि आप 100 मर्सिडीज बना रहे हो और जो हाँ, पूरे यूरोप में 20 खरीदार नहीं है, उसके बाकी 80 का क्या करोगे तुम बना करके? वो तो मेटल का स्क्रैप बन के रह जाएगा। तो हुँ, इनको चाहिए, अगर ये पैसिफिक और ये वाला फ्री ट्रेड नहीं रहा, क्योंकि ये तो सारी दुनिया में फ्री ट्रेड साइन कर रहे हैं और चाइना असर्ट करके कह रहा है कि अब ये फ्री ट्रेड नहीं रहेगा, इस इलाके में आओगे तो हमारे हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तो ये उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी का भी क्वेश्चन है ना, कि भाई तुम आज तुम हुँ, इंडस्ट्रियलाइज्ड हो, लेकिन इंडस्ट्रियलाइज होने का तो मतलब है कि तुम एक प्रोड्यूस्ड गुड्स दे रहे हो ना। वो प्रोड्यूस्ड गुड्स का कंज्यूमर तो ये वाला इलाका है। अगर यहाँ तुम्हारे गुड्स जो है वो मार्केट से अनकॉम्पिटिटिव बना दिए जाए, या इन गुड्स का जो कॉस्ट है वो लोकल प्रोडक्ट्स के सामने वो हो जाए, ज्यादा हो जाए, या किसी भी तरीके से ये गुड्स मार्केटेबल ना रहे, तो आपकी जी, सारी की सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन धरी की धरी रह जाएगी। बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन में भाई इट्स ऑल अबाउट गुड्स, ठीक है ना। तो हुँ, वो जो एक नेक्सस है कि ये अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। दुनिया का ये अभी भी जो है जो हाई एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो वही बनाते रहना चाहते हैं, और वो इस गुड्स इस पूरे कंज्यूमर मार्केट को छोड़ नहीं सकते, जिसमें कि इंडो पैसिफिक रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। ये बहुत बड़ा मार्केट है, न सिर्फ रॉ मटेरियल्स का, बल्कि बहुत बड़ा मार्केट है बिल्कुल। गुड्स एंड प्रोडक्ट्स का। अच्छा, तो आपने जी, आपने एक बड़ी अहम बात की चाइना और रशिया के नेक्सस का। तो क्या एक्सक्यूज़ मी, क्या इंडिया भी इसका पार्ट बन सकता है? यकीनन अमेरिका तो बहुत ज़्यादा कोशिश देखने में आ रही है कि पिछले जब 2-3 सालों की अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है कि वो कह रहा है कि इंडिया कोई जाए या ना जाए लेकिन इंडिया इधर-उधर उनसे ना हो। तो ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया भी इस ग्रुप में ग्रुप में नहीं, मतलब जिस तरीके से रिलेशंस होते हैं चाइना के साथ बेहतर हो जाए, रशिया के साथ ऑलरेडी है, तो अमेरिका वाले थोड़े से नीचे जा सकते हैं। अगर सीरियस एनालिसिस किया जाए तो इंडिया ऑलरेडी उस ग्रुप में जा चुका है। इंडिया कितने ओह! ऐसे ग्रुपिंग का मेंबर है जिसमें कि वेस्ट है, सिवाय G20 को छोड़ दे जी, किसी में नहीं है वो। लेकिन इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, इंडिया जी, एससीओ का मेंबर है, ठीक है यस, ना। हाँ, आप क्वाड को ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट में I2U2 टाइप की I2U2 बिल्कुल, बनाने की एग्ज़ैक्टली। कोशिश की जा रही है। लेकिन इंडिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन करके और एससीओ को ज्वाइन करके एक मैसेज तो वेस्ट को दिया ही है ना, यू कैन नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड। तो अगर हम एक बैलेंस की बात करें कि G20 का मेंबर तो है, उसमें तो चाइना भी है, इंडिया भी है, तो ऐसा फोरम वेस्ट का जिसमें सिर्फ वेस्ट हो और चाइना ना हो और इंडिया भी उसका मेंबर हो, वो सिर्फ क्वाड है। टेक्निकली या जी, I2U2 देख ले, I2U2 का भी फ्यूचर जी, क्या है कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। तो वेस्ट तो ये कोशिश करेगा ना कि अगर इंडिया टिल्ट हो गया तो ये तो वेस्ट का तो एंड ऑफ द एंड, देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल बी वीकेंड टू एक्सटेंट कि आप सोच नहीं सकते। उनके गुड्स का रास्ता बंद हो जाएगा, उनके रॉ मटेरियल्स का रास्ता बंद हो जाएगा, उनकी जो ट्रेड है उसका रास्ता बंद हो जाएगा। दे विल बी कंप्लीटली व्हाट यू कॉल वाइप्ड ऑफ, ठीक है ना। वो हुँ, नहीं अफोर्ड कर हुँ, सकते हैं। तो ये क्या, अब वही ट्रूडो वाली बात आ रही है कि ट्रूडो साहब की इस बचकानी हरकत के लिए जी, कि जी, अगर बिल्कुल, यूक्रेनियन मर रहा है, यूक्रेन की टेरिटरी का वायलेशन हो रहा है, तो तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम यूक्रेन को मिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हो, लेकिन बिल्कुल। इंडियन टेरिटरी को ये कह रहे हैं हम तोड़ देंगे तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? हुँ, तो ये तो वेस्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। इंडिया ने कोई ठेका थोड़े लिया है या कोई भी, भाई हर कंट्री अपने बिल्कुल, लोगों का इंटरेस्ट यस, देखेगी। आपका इंटरेस्ट सर्व बिल्कुल, करना मेरा काम नहीं है ना फखर भाई, ना मेरा एब्सोल्युटली इंटरेस्ट सर्व राइट, करना आपका काम है। बिल्कुल, हम सब अपने बिल्कुल, अपने इंटरेस्ट को देखेंगे। तो मेरे बिल्कुल ख्याल ठीक। से वेस्ट ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंडिया को लेट को। वेस्ट कोई बड़ा चैरिटी नहीं कर रहा है कि इंडिया से बड़ा प्यार हो गया है। कोई प्यार श्यार नहीं होता। उनका सही। गला फंसा हुआ है बस। आज उनका गला निकल जाए, वो कल इंडिया को रोन देंगे, 1 मिनट नहीं लगाएंगे उसमें वो। हुँ, बात अच्छा, क्लियर है? ये वाला बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका डॉक्टर साहब कि अगर उनका गला फँसा हुआ है, उनकी गर्दन फँसी हुई है इस वक़्त, तो अगर ये गर्दन निकल जाए जैसे कि आप कह रहे हैं और बिल्कुल हो सकता है ऐसा टफ टाइम आया हुआ है उनके ऊपर और बड़ा मुश्किल वक़्त से वो लोग गुज़र रहे हैं।
यकीनन हम तो चलें, हम तो उनके हिसाब से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं, हम तो गुजार लेते हैं जैसे तैसे भी होता है। तो क्या इंडिया के माइंड में, ये नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, जयशंकर साहब है, या बाकी लोग हैं जो मुल्क चलाने वाले, उनके माइंड में भी तो ये क्वेश्चन होंगे। ऐसा तो नहीं हो, मैं उसे मान सकता कि डॉक्टर जयशंकर साहब को इस चीज का पता ही नहीं होगा, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी को पता ही नहीं होगा, या वो सोचते नहीं होंगे इस तरह से। बिल्कुल सोचते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। अभी हेनरी किसिंजर साहब चाइना में थे, तो या आपको ये नहीं, क्योंकि चाइना और वेस्ट के इंटरेस्ट बहुत टाइड अप हैं, क्योंकि चाइना का सारा जो मेन ट्रेड पार्टनर तो वेस्ट है ना। चाइना ये सस्ते एग्जैक्टली, मस्ते बाजार सामान आपको भले बेच सकता होगा, लेकिन जो उसका मेन जो प्रोडक्ट है मार्केट, वो तो यूरोप और अमेरिका और कनाडा को कैटर कर रहा है ना एग्जैक्टली। वो ये गरीब देशों को, श्रीलंका को, ये फिलीपींस को, इन छोटे छोटे हाँ देशों बिल्कुल, को वो क्या बेचेगा, या पाकिस्तान को क्या बेच देगा? वो कुछ उसका भी मेन नहीं, जो हाँ, अफोर्ड ही कोई नहीं कर सकता, वो चीजें अफोर्ड ही नहीं कोई कर सकता यहाँ तो पे कोई। उनका जो और वेस्ट की जो एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है, हम्म, उसमें यदि चाइनीज प्रोडक्ट्स ना आए तो वेस्ट के लोग गर्मी ठंड में अपने आप को गर्म नहीं रख पाएंगे। इतना उनका डिपेंडेंस हो चुका हम्म, है चाइना के ऊपर। सो पॉइंट ये है कि मैं ये नहीं मानता कि ये जो दिखाया जा रहा है कि चाइनीज, ये तो एंटिसिपेशन है कि चाइना का राइज वेस्ट के लिए खतरा है, क्योंकि 1950 के कोरियन वॉर में वेस्ट ने जो धचका खाया था, उसका मेन मेन पार्ट ही चाइना था, क्योंकि चाइना ने हम्म, जब वो 39 पैरेलल पे अपने सेना भेज दी और अमेरिका क्रिपल्ड हो गया, अमेरिका ने कुछ वॉर ही नहीं कर पाए। तो पॉइंट ये कि ये उनके दिमाग में ये बात अटकी हुई है कि हमने कोरियन वॉर लूज ही किया। अगर उसको लूज मान लें आप, कोरियन जी, वॉर लूज किया, उसका रीजन तो वो चाइनीज थे। तो एक चाइनीज का फियर उनके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर होने के 5 साल बाद ही उनको ये शिकस्त खानी पड़ी थी। अगर आपको याद होगा तो उस समय के जो वो थे कमांडर मैकार्थी, या क्या मैकार्थर नाम था, या जी, शायद आइजनहावर, मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने अपने राष्ट्रपति को फोन किया था। उन्होंने कहा कि वी वांट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट दिस चाइनीज। वो परमिशन नहीं मिली थी, वो एक बात अलग है, क्योंकि वो वॉर हार चुके थे वो। तो पॉइंट यही है, मैं ये नहीं मानता कि चाइना या अमेरिका इतने नाइव हैं कि बैकडोर ओपन नहीं चल रहा होगा। बड़ी जबरदस्त, हम्म, ये भाई देखिए, ये पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन भी पॉलिटिक्स है। और जब जब आप पॉलिटिक्स को समझते हैं ना, कौन कब किसकी साइड जाके बैठ जाए, बिल्कुल, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इंडिया अगर ये बेशक, सोच के चले कि चाइना और अमेरिका एकदम रिवायती हरीफ रहेंगे ही रहेंगे, और आने वाले 5 साल में कोई ऐसा जियो पॉलिटिकल वो नहीं बदलने वाला है कि सब ऐसे ही रहेगा, तो ये इंडिया की नाइविटी होगी। इनको ये मान के हम्म, चलना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना, एक जी, समय तक अमेरिका जो है, चाइनीज ताइपेई जो था, उसको कहता था ये मेन चाइना है, और असली चाइना को तो वो रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे। और अचानक से ऐसा हो गया 1979 में, 10 साल के अंदर में, कि चाइना उनका मेन ट्रेनिंग पार्टनर बन गया। हाँ बिल्कुल, तो ये बात तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये मान के चलेंगे कि चाइना कभी वेस्ट के साथ, और चाइना भी वेस्ट को हाँ, एंटागोनाइज नहीं करना चाहेगा। तो ये है ना, एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है। तो आपको खेल तो ऐसे ही चलना पड़ेगा कि कब किधर से तीर आए आपको समझ में नहीं आएगा। इट्स अ वेरी टफ बेशक, गेम। नो डाउट, नो डाउट। और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो है ही इस तरह की कि मतलब हर कोई अपने अपने कार्ड जो है वो खेल रहा होता है, प्ले कर रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जयशंकर साहब ने बात की, जब डिफेंस के हवाले से डिफेंस डील्स की बात हुई, डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात हुई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, क्या चीजें कोई नई है? क्योंकि G20 में हम सुन रहे थे, जिससे पहले मोदी जी ने विजिट किया था यूएस का, तो कह रहे थे कि दुनिया के बड़े बेहतरीन किस्म के ड्रोन्स, गालिबन 30 ड्रोन्स जो है वो इंडिया परचेज कर रहे, $3 बिलियन से ज्यादा का वो प्रोजेक्ट है। और फिर उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी, और कुछ चीजें नई भी अभी हुई है, कुछ नई डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं इस नहीं विजिट के देखिए, बाद। ये जो उनका दौरा हुआ है जयशंकर साहब का, ये जी, दौरा हुआ है जून में, जो प्रधानमंत्री गए थे और जो डील साइन हुए थे उनको फॉलो अप जी, करने के लिए, उनका स्टॉक की भाई क्या राइट, प्रोग्रेस हुआ। क्योंकि जब प्रधानमंत्री और बड़े जो हेड ऑफ द स्टेट मिलकर सिग्नेचर कर लेते हैं, फिर उसको जमीन को उतारने के लिए आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी ना। तो ये उसी बिल्कुल, का एक वो स्टॉकअप सिचुएशन है। ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि जून में जो प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति बाइडेन ने जो सिग्नेचर किए थे, जो डील्स की अंडरस्टैंडिंग हुई थी, नाउ इट हैज टाइम टू कम टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू एक्शन, ट्रांसलेट इट इनटू एक्शन। तो वही चल रहा है, उसी में वो गए। तो वो सारे जो आपने G20 में डील सुनी, या जो जून में जो डील सुनी थी, ये उसी को अब अमली जामा पहनाने की कोशिश करिए। कुछ नया नहीं हो रहा है इसमें। सो इट इज ओके, जस्ट अ फॉल, जिसे कह लीजिए फीडबैक, या जिसको कह लीजिए, कहते हैं ना क्या भाई, लेते रहो स्टॉक ऑफ द सिचुएशन की क्या चल रहा है, फॉलो जी, अप।
So it's a जी, follow-up of the June's declarations and June's agreement signed between India and America, ताकि उसको मूर्त रूप दिया जा सके या उसको जो है जमीन पे उन एग्रीमेंट्स को उतारा जा सके। वरना तो लोग आते हैं साइन करके एमओयू और चले जाते हैं, पता नहीं बिल्कुल चलता खत्म कहाँ हो जाता है। कहाँ वो डस्ट हो रहा है, इट्स डस्ट बीइंग डस्टेड। सो दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, तो इसमें जिस तरीके से बात हो रही थी कि जी जेट इंजन्स की बात हो रही थी कि उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है इंडिया को, सबमरीन के हवाले से बात हो रही थी, और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो वो डेवलपमेंट अभी मतलब होने वाली, हम मतलब वी कैन एक्सपेक्ट दैट इन नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स की या 5 इयर्स में ये सारी चीज़ें जो हैं फिर होगा कि ये इंडिया में बन रही है, और अगर पाकिस्तान भी F-16 के लिए पार्ट्स ले रहा है, तो दैट विल कम फ्रॉम इंडिया। हाँ, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आपको ये बात तो जो हमारे जो दोनों देशों के बीच में ये जो मेन चीज़ हो रही है, वो तो यही है ना जी। कि सॉरी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मैं ये मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से स्पेशली F-16 बनाने वाली जो कंपनी है मार्टन, उन्होंने कहा था कि हम अपना प्लांट इंस्टॉल कराना चाह रहे हैं इंडिया में, और इसके साथ-साथ बाकी बहुत सारे सबमरीन्स की बात हो रही थी, ये ड्रोन्स की बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि मतलब नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स कैन वी एक्सपेक्ट दैट कि हाँ, ये जो पार्ट्स अभी कुछ पार्ट्स F-16 के आते हैं टर्की से, तो वो फिर इंडिया के होंगे, और मतलब जो कंट्रीज F-16 इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अगर वो ड्रोन वैसे वो किसी को और दिए नहीं है, शायद इसराइल के पास है, अमेरिका के पास, और मेरा ख्याल इंडिया वो कंट्री होगा एशिया का पहला के जिनको ये मिलने वाले हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 टू 5 इयर्स में ये टेक्नोलॉजी और ये चीजें जो है ये फिर इंडिया से दुनिया को जाया करेगी। देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के 2 तरीके होंगे। एक तो ये है कि आप वो पूरी का पूरा वेपन खरीद रहे हो या वो या सिस्टम खरीद रहे हो और उसके साथ टेक्नोलॉजी आ रही है। तो या वो तो आप बन रहे हो कंज्यूमर कि भई मैं ये चाह रहा हूँ, इसके साथ सब दो मुझे, ठीक है ना? जी दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये है कि आप मिल करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो या वो पूरा का पूरा फैक्ट्री लेके इंडिया में आ जाए। तो जी जो अभी जो डील चल रही है ये पहले वाले ट्रांजैक्शन में कि हम कुछ गुड्स खरीद रहे हैं और उस गुड्स का हम कंप्लीट ट्रांजैक्शन चाहते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये हमें जो है हथियार नहीं देते थे या हमें पार्ट्स नहीं देते थे, हाँ तो बिल्कुल ये एक इनडायरेक्ट रूट होता था कि ऐसा है कि हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, तो आप इजराइल से खरीद लो। तो इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो इजराइल आपको बेच देगा। या जैसे पाकिस्तान को बिल्कुल वो कहना कि भाई आपको नहीं बेच सकते, इंडिया नाराज हो जाएगा, जी सऊदिया से खरीद लो, तो सऊदिया के पास वो टेक्नोलॉजी है वो आपको दे देगा। इस तरीके के जी जी ट्रांजैक्शन होते हैं दुनिया में, ठीक है ना, कि भाई हम इसको अवॉइड करें। तो राइट इंडिया जो है जो सेकंड मॉडल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, यानी कि कंबाइंड एफर्ट, जॉइंट R&D, वो इंडिया के लिए टफ है। मैंने बार बार कहा क्योंकि रशिया को एंटेगोनाइज करना इतना आसान नहीं होगा। अगर आप फाइन रशिया को एंटेगोनाइज बिल्कुल करेंगे इस सही मामले में तो बिल्कुल सही रशिया विल प्ले द गेम। तो आप हम्म, अगर ये कह रहे हो कि हम खरीद रहे हैं तब तो ठीक है, बिकॉज देखिए हमारा आज भी 70% वेपन, फखर साहब, वो तो बिल्कुल रशिया से, यस वो एग्जैक्टली हार्डवेयर रशिया से आता है। अब हमने उसको 60 कर दिया है, 40 अब अमेरिका से, वेस्ट से आ रहा है। मगर आपको रशियन फ्रेंडशिप का जो कीमत है वो कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। वो कीमत यही है कि आप उनको जी समय समय पे ये बिजनेस देते हो, क्योंकि आज की डेट में रशियन कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। रशियंस की बिल्कुल जो जी टेक्नोलॉजी है वो तो इकलौती है बस आर्म्स एंड एम्यूनेशंस रह रखी है। या वरना वो तो कहते हैं वो क्या नाम है, लूना 2 जब उनका चांद पे गया तो फेल हो गया। अब तो हाँ इंडिया बिल्कुल उनसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी रखता है ना। तो भाई बात एग्जैक्टली तो अब टेक्नोलॉजी की रही नहीं है। बात अब सिंपल ये है कि रशिया ये कहता है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल और उनका जो डिफेंस का सेक्टर है उसका एक बड़ा चंक है उनके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन का, और इंडिया उस चंक का एक मेजर प्लेयर है क्योंकि हम उनसे बहुत सारे ऑर्डर्स लेते हैं। तो यदि हम ये सारे ऑर्डर्स वेस्ट को शिफ्ट कर दें तो भाई जो रशिया है वो एक ऑल्टरनेटिव मार्केट तो ढूंढेगा ना। आप समझ रहे हैं ना। हम्म, जयशंकर साहब ने कहा कि तुमने वेनेजुएला का तेल बंद कर दिया, तुमने ईरान का तेल बंद कर दिया, सऊदिया हाँ में खुद हाँ तेल लेने चले गए, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो हम कहाँ जाएं तेल लेने। उसी बिल्कुल तरीके से अब ये बात तो रशिया भी कहेगा ना कि तुम हमसे वेपन्स नहीं ले रहे हो पर हम तो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपनी बिल्कुल फैक्ट्री तो नहीं बंद करेंगे ना। तो हम कहाँ बेचेंगे हम्म, मिलिट्री हार्डवेयर, पाकिस्तान खरीदना चाहता है हम बेच देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और ये बड़ी मेरा ख़्याल इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वक़्त अगर इंडिया की बात करें तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो अमेरिका भी चाहता है कि किसी तरीके से उसको कैप्चर करे, और ये इसी कई साल बार फखर भाई जब आप बहुत जी खूबसूरत होते हैं ना, आप जब बहुत खूबसूरत लड़की हो तो इतने ऑफर आते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा ले कि कौन और कौन-सा रिजेक्ट करे, ज़बरदस्त, बहुत एग्जैक्टली। वैलिड पॉइंट है। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी मार्केट है, और हर कोई चाहता है कि उसका कारोबार चले। अगर कोई
लेट्स सपोज फाइटर जेट्स बनाता है या कुछ और चीज़ें बनाता है, तो उसके लिए मार्केट भी चाहिए कि उसको वो सेल आउट करे। अगर वो नहीं है, तो चीज़ों के साथ वो क्या करेंगे? ये मेरे ख्याल रशिया भी सोचता है, चाइना भी सोचता है, यूएस भी सोचता है और इसके अलावा भी जो छोटे कंट्रीज़ हैं, वो भी ये सोच रखते हैं। खैर एनीवे डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।